नमस्कार दोस्तों। आज हम संस्कृत में कर्ण कारक पढ़ेंगे और कर्ण कर्ण कारक में तीसरी विभक्ति होती है। हमने कर्ता और कर्म देख लिया है, तो तीसरी विभक्ति का मतलब क्या होता है इस पे अपने चर्चा कर लेते हैं। तीसरी विभक्ति का मतलब है अगर कोई पुल्लिंग शब्द है तो वहाँ रामेण रामेन अण या न आएगा। आपको सिर्फ ये करना है। और वहीं अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वहाँ या करना है, लत्या, और कुछ नहीं करना। क्योंकि प्रथम विभक्ति कर्ता कारक में राम है, रामो रामा, ये हम कर चुके हैं। और कर्म कारक में दूसरी विभक्ति रामम रामो रामान कर चुके हैं। और तीसरी विभक्ति है रामेण, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। कर्ण कारक में रामेण, कोई भी शब्द आ गया उसमें अण लगा देना या न लगा देना, आपकी तीसरी विभक्ति हो जाएगी। वहीं अगर स्त्रीलिंग शब्द आ जाए तो वहाँ आपको यह कर देना है, लत्या। ठीक है ना, नद्या। कोई भी स्त्रीलिंग है, इकारांत शब्द है तो वहाँ या लगा देना है बस। अगर आपको कहीं अण दिखे, न दिखे, रामेण दिखे, कलमेन दिखे, तो वहाँ अगर ये शब्द दिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये तीसरी विभक्ति है। अब ये तीसरी विभक्ति, ये अण और या, ये लगेगा कहाँ, यानी लत्या, सीत्या, ये कहाँ शब्द लगेंगे, इसके 10 नियम हैं जिसको हम देख लेते हैं। कर्ण कारक में विभक्ति तीसरी होती है और इसके 10 नियम हैं, हम फटाक से कर लेते हैं। आपको कहीं समस्या नहीं आने वाली है। जिनकी संस्कृत जीरो है, ये कुछ भी नहीं आता, वो भी यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोस्तों, नियम पहला एक है कर्ण कारक। कर्ण यानी साधन। नियम प्रथम कहता है साधन में। साधन क्या है दोस्तों, कोई भी आप काम कर रहे हैं, पेन से पत्र लिख रहे हैं तो कलम, कलम आपका साधन हो गया। चाकू से आप कोई सब्जी काट रहे हैं या सेब काट रहे हैं तो चाकू क्या है, आपका साधन है। आप कहीं जा रहे हैं, जीप के माध्यम से जा रहे हैं तो जीप आपका साधन हो गया। मतलब कोई भी काम हो रहा है, उस साधन में तीसरी विभक्ति लगा दो। जैसे रामायण हुआ था ना, जैसे सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, तो कलमेन यानी साधन में तीसरी विभक्ति आ गई, कलमेन। आपको प्रश्न में अंडरलाइन कर देगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप कह देना कि कर्ण कारक तीसरी विभक्ति है। नंबर दूसरा नियम ये कहता है शरीर विकार में, यानी आपके शरीर में कहीं भी विकार है, चाहे वो बहरा है, चाहे वो आँख से उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो उस विकार में आपको क्या कर देना, तीसरी विभक्ति कर देनी है। नेत्रेण अक्षणा, यानी उसको नेत्र से उसको नहीं दिखता है, तो नेत्रेण आ गया, रामेण नेत्रेण, है ना। तो कहीं भी शरीर में कहीं भी समस्या है, बोलने में समस्या है, सुनने में समस्या है, देखने में समस्या है, तो वहाँ आपकी तीसरी विभक्ति आएगी कर्ण कारक। अब नियम तीसरा कहता है कि लक्षण से जिस व्यक्ति की पहचान हो। अब लक्षण क्या, अब दूर से कोई एक जटाधारी पुरुष को देखते हैं तो आपको ऐसे मन में आपकी इमेज बन जाएगी कि ये साधु हो सकता है। या स्कूल के ड्रेस में अगर किसी ने गणवेश या ड्रेस पहन रखी है तो आप ये कह देंगे कि ये तो छात्र है, स्टूडेंट है। यानी ऐसा लक्षण जिससे आप अपनी इमेज कर लें कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो उसमें तीसरी विभक्ति आएगी। जैसे आएगा गणवेशेन छात्र, यानी छात्रों ने ड्रेस पहन रखी है, गणवेशेन। ये देखो रामेन गणवेशेन। और उपनयनेन, रामेन उपनयनेन ब्राह्मण, यानी ये क्या है, उपनयन से आपको क्या लगता है, ये ब्राह्मण हो सकता है। ठीक है, जनेयू जनेयू पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं। गणवेश यानी ड्रेस से उसको वह छात्र लगता है तो वहाँ क्या होगा, कर्ण कारक होगा। नंबर चौथा है कि अगर वाक्य में आ जाए सह, साकम, समम, सार्धम, इसका हिंदी अर्थ एक ही होता है, साथ। अगर यह वाक्य में आपको यह मिले तो वहाँ क्या है, आपको कर्ण कारक कर देना है। जैसे पुत्रेण सहागत, सहागत सहागत आ गया ना साथ में, यानी पुत्रेण सहागत पिता, यानी पिता के साथ पुत्र है, तो पुत्रेण रामायण। ये देखो बहुत ईजी है, पुत्रेण कर दिया ना हमने, यानी तीसरी विभक्ति लगा दी। नंबर 5 है प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र, सम विषम, सुख दुख, ऐसे शब्द आपको वाक्य में मिले तो वहाँ भी आपको कर्ण कारक कर देना है। जैसे सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु है। ये देखो, प्रकृति, वह स्वभाव से सरल है, वह जाति से ब्राह्मण है। तो अगर ऐसा वाक्य आ रहे हैं
तो आपको क्या कर देना, उसमें तीसरी विभक्ति लगा देनी है। यहाँ प्रकृत्या, ये देखो प्रकृत्या का मतलब है लत्या, ये तीसरी विभक्ति लगाई है ना, इसीलिए वहाँ क्या किया है, पांचवी में क्या किया है, प्रकृत्या किया है, प्रकृत्या। ठीक है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, स प्रकृत्या साधु अस्ति। क्लियर हो गया दोस्तों। 6 नंबर में है फल प्राप्ति में, वही कालवाचक शब्दों में लगेगी तीसरी विभक्ति। जैसे वह 12 दिनों में स्वस्थ हो गया, फल प्राप्ति होगी ना, 12 दिनों में वह ठीक हो गया। तो 12 दिनों में, ये काल है ना इसका, 12 दिनों में, तो उसमें तीसरी विभक्ति आएगी, स्व द्वादशभी दिने निरोग जात, यानी वह 12 दिनों में स्वस्थ हो गया। अब नोट डाल के ये इम्पोर्टेंट है कि फल प्राप्ति हो रही है तो वहाँ तो आपको करना है तीसरी विभक्ति, अगर फल प्राप्ति न हो तो वहाँ करनी है आपको दूसरी विभक्ति, यानी मैं लगा देना है। ये उदाहरण देखिए, महीने भर पढ़ा कुछ नहीं सीखा। देखो काल में लगाना है, महीने भर तो पढ़ा लेकिन कुछ नहीं सीखा, यानी फल प्राप्ति नहीं हुई। तो मासम अधितः न आयात, मासम, मासम दूसरी मैंने अच्छे से बताया कि कर्म कारक पढ़ाते हुए कर्म कारक में मैं लगा दो, रामम, है ना, लताम, मासम। अब नियम 7 आपका दोस्तों ये कहता है, दिव्य धातु में आपको तीसरी विभक्ति कर देना है ना। शकुनी अक्षय दिव्यति, या दिव्यति आ गया, दिव्य धातु आ गया, तो इससे पहले वाले शब्द में क्या कर देना है, तीसरी विभक्ति। अक्षय रामे, है ना, रामेण अक्षय, ये तीसरी विभक्ति आ गई इसमें। नियम नंबर 8 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वाक्य में ये 3 शब्द मिले आपको, नाना, पृथक, विना, तो यहाँ आप दूसरी विभक्ति भी कर सकते हैं, तीसरी विभक्ति भी कर सकते हैं और पांचवी विभक्ति। कैसे, जल बिना जीवन नास्ति, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जल की दूसरी विभक्ति होती है जलम, रामम, है ना, तीसरी विभक्ति होती है जलेन, और पांचवी विभक्ति होती है जलात, रामात, जलात। तो आपको एक यूज करना है, इसमें कोई भी कर सकते हैं, जलेन बिना जीवन नास्ति, क्योंकि हम तीसरी व्यक्ति पढ़ रहे हैं तो हम यही पढ़ेंगे जलेन। हाँ, तो जलेन बिना जीवन नास्ति, तो आप इन तीनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। अब है नियम नंबर 9 हेतु के अर्थ में, कि वह अध्ययन हेतु यहाँ रहता है, हेतु यानी के लिए, वह अध्ययन के लिए यहाँ रहता है, वह मोक्ष के लिए ग्रंथ पढ़ता है, या मोक्ष हेतु, हेतु शब्द आ जाए वहाँ आपको तीसरी विभक्ति कर देनी है। स अध्ययनेन अत्र वस्ति, तो वह अध्ययन के लिए रहता है ना, तो अध्ययन में आ गया अध्ययनेन, तीसरी विभक्ति आ गया। अब नियम नंबर 10 है तुलना, अगर तुलना कर रही है वहाँ भी आप तीसरी या छठी विभक्ति में कोई भी कर सकते हैं, राम के तुल्य, रामेण तुल्य, सीता के तुल्य, है ना, ब्राह्मण के तुल्य, यानी तुलना कर रहे हो वहाँ भी आप तीसरी विभक्ति कर सकते हो। तो ये 10 इंपॉर्टेंट नियम थे, हमने करण कारक पूरा कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न लगा लेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो धन्यवाद।